हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डिम्पल मैम में स्वागत है। कल हमने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हासिल की थी, जिसमें हमने किस बारे में पढ़ा था, वेदों के बारे में, जो कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज हम ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनमें से उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया है। एक साइड यहाँ पे देखिए ऋग्वेद वेद दिए गए हैं और यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए हैं। तो ऋग्वेद ऐत्रेय में कौशितकी, यजुर्वेद में कौन सा है, तैत्तिरीय व शतपथ है, सामवेद में पंचविश है और अथर्ववेद में गौपथ है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्य अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आरण्यक का संबंध किससे है। तो आरण्यक वो होते हैं जो जंगल में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें आरण्यक कहा गया है। और उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। तो उपनिषद ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उपनिषदों से क्या तात्पर्य है। उपनिषद, इसमें क्या होता है कि जब कोई शिष्य अपने गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे उपनिषद कहा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें है? मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, इसमें ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबलोपनिषद में जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख है। बाल्यावस्था, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो जाबलो उपनिषद में दिया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सी स्मृति मानी जाती है? मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का, मनुस्मृति की रचना कब हुई है? ये शुंग काल में हुई है। और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद आ गया हमारा वेदांग और सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितने वेदांग हैं? 6 हैं। शिक्षा, शुद्ध आचरण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित मुख्य बातें ज्ञात करते हैं। मुख्य प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तव, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे पुराना सूत्र कौन सा माना गया है? गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। अब इसके बाद हम पुराण के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की
की वंशावली पाई जाती है। तो एक तरफ यहाँ पे पुराण दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित वंश है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण किससे संबंध है, कौन से वंश से संबंधित है विष्णु पुराण, तो ये है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किससे है, आंध्र सातवाहन वंश से। और वायु पुराण गुप्त वंश से। तो ये पुराण दिए गए हैं और ये वंश बहुत जरूरी है कि कौन सा पुराण किस वंश से संबंध रखता है। पुराणों में मत्स्य पुराण का सबसे प्राचीन एवं प्राणिक है। सब पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण किसका है, तो ये मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। तो पुराण कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो ये संस्कृत में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। स्त्रियां तथा शूद्र जाति के जो लोग होते थे, उन्हें वेदों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो वे लोग भी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का 8 पाठ पुजारी मंदिरों में किया जाता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। तो सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन सा है, अग्नि पुराण है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। और जिस पुराण का काफ़ी ज़्यादा महत्व है वो है हमारा अग्नि पुराण, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इसके बाद अब पुराण भी हो गया हमारे, अब आया हमारा बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ये जातक ग्रंथ किसका है, ये है बुद्धों का। तो इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र तथा अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को, अब आ गया जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है हमें, कि कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को अन्य नामों से कौटिल्य या विष्णुगुप्त नामों से भी जानते हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण हैं, 15 अधिकरण है और प्रकरण 180 प्रकरण है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और अर्थशास्त्र के अनुवादक हैं श्याम शास्त्री। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, तो इसकी रचना की है कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये सब इनके नाम हैं। और अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन हैं, श्याम शास्त्री हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं, 8 सर्ग हैं, जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। ये जो राजतरंगिणी किताब है, इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है 12वीं शताब्दी तक के। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत कौन सी पुस्तक में है, चचनामा में है। जो किसने लिखी है, अली अहमद ने लिखी है। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत कौन सी पुस्तक में है, तो ये चचनामा में है और अली अहमद जी ने ये पुस्तक लिखी है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किस में मिलता है, तो अष्टाध्यायी में मिलता है। और अष्टाध्यायी किसकी लिखी हुई किताब है, तो ये पाणिनि की लिखी हुई किताब है। अष्टाध्यायी
लिपि शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ है ये हुआ है अष्टाध्यायी में। और अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो ये लिखी है पाणिनि ने। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि पुष्यमित्र मिलता है। भारत पर पहले होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि जो हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के। इनसे महाभारत के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। तो सबसे पहले आगे यूनानी रोमन लेखक, ठीक है ना, टेसियस। यह यूनान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसका विवरण इतिहास में ज़्यादा नहीं मिलता है, जिसके कारण ये अविश्वसनीय है कि ये है भी कि नहीं है। फिर भी टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है इसके बारे में। अब आगे हमारा हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया गया है परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद आगे नंबर 3 पे सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन थे? जो सिकंदर के साथ आए थे, नियार्कस और आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। तो इन लेखकों के बारे में जानकारियों के बारे में लिखा हुआ मिला है प्राचीन इतिहास की किताबों में। मैगस्थनीज यह सेल्यूकिस निकेटर का राजपूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो इंडिका किसकी लिखी हुई पुस्तक है? मैगस्थनीज की। और इसमें मौर्य युगीन समाज धर्म के संस्कृति के बारे में लिखा है। डाइमेकस यह सीरियन निरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से ही संबंधित है। डाइमेकस का संबंध भी मौर्य युग से ही है। डायनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। इसके बाद आ गया टॉलमी। यह 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक है। टॉलमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। प्लिनी इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब आए चीनी यात्री। ये थे हमारे यूनानी रोमन लेखक थे। अब आगे हमारे चीनी लेखक कौन कौन से हैं? तो फाहियान यह चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। तो फाहियान एक चीनी यात्री और लेखक है जिसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और
लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलवदर थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद आ गया हमारा इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का विवरण हासिल किया है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का हम आगे की वीडियो कल डालेंगे। तो इस सब के आपने नोट्स बना लेने हैं। जो जो मेन बातें हैं इसमें, वो आपने एक नोटबुक लगानी है और उसमें मेन वाक्य नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो हम कल डालेंगे। ठीक है, ओके।